गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। 193 की उपधारा 9 BNSS 2023 में इसको परिभाषित किया गया है। इस धारा में ये बताया गया है कि यदि पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन समाप्त करने के बाद 193 की उपधारा 3 के तहत जो चालान पेश किया जाता है, उस चालान में यदि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निवेदन जज साहब से करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार से करेंगे, उस आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी, ये सभी के ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही यदि कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। अब वो जबकि मामला कॉन्जेबल ऑफेंस की श्रेणी में यदि वो आता है, जिसे हम संज्ञेय प्रकृति का अपराध कहते हैं, संज्ञेय प्रकृति के अपराध में पुलिस वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कॉन्जे जो ऑफेंस होते हैं, इसमें संज्ञेय प्रकृति के अपराध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होती है। यदि पुलिस एफआईआर ही दर्ज ना करे या एफआईआर दर्ज कर दे और उसमें साल भर बाद या 6 महीने बाद क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दे, जबकि उसमें ऐसी स्थिति में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आपके मन में सवाल उठते हैं कि अरे इसमें तो हमारी रिपोर्ट क्लोजर पेश कर दी गई, खात्मा खारिजा, जबकि हमारे साथ तो गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, तो क्यों ना हम इसमें कोई आगे कार्रवाई करें। तो ये जब विचार हमारे मन में आता है तो हम ये सोचते हैं कि ये कार्रवाई हम किस कानून के प्रावधान के तहत कर सकते हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो शब्द है, ये 193 की उपधारा 9 में इस्तेमाल किया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा चालान पेश कर दिया जाता है, तो चालान पेश करने के बाद भी उनका इन्वेस्टिगेशन का अधिकार समाप्त नहीं होता है। यदि उनको बाद में कोई सबूत प्राप्त होते हैं, जो भी गवाह या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, तो सप्लीमेंट्री जो है कि चार्जशीट उसमें पेश कर सकते हैं, उसको पूरक जो चालान कहते हैं। और उसका भी वही महत्व होता है कानूनी, जो 193 की उपधारा 3 के तहत चालान पेश किया जाता है, उसी के समकक्ष इसका भी कानूनी महत्व होता है। इसमें साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है, 90 दिन की जो अवधि नियत की गई है कि यदि इसमें ट्रायल प्रारंभ हो चुका है चालान पेश करने के बाद, और यदि उसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता महसूस होती है, तब जज साहब की अनुमति के बगैर उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं किया जा सकता। यदि जज साहब ने उसमें अनुमति दी है, तो 90 दिन के अंदर उस पूरी जांच को कंप्लीट करके कोर्ट में पेश करना होता है। इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, अग्रिम आगे की कार्रवाई या आगे की जांच। अब यदि 90 दिन के अंदर समयावधि में कार्य पूरा नहीं हो पाता है, तो जज साहब के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो उस कार्य में जांच के लिए समय सीमा को आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब मामला कई बार ये आता है निकलकर कि जो क्लोजर रिपोर्ट है, हम इसी पर आते हैं सर। सबसे पहला ये शुरुआत इसकी होती है एफआईआर से ही। एफआईआर जिसको मैं पूरा सिलसिलेवार ही सर आपको बता देता हूँ। पहले एफआईआर, फिर एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लोजर रिपोर्ट। इन सब पे मैं आपको सिलसिलेवार थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हमारा मुख्य टॉपिक आज इसकी ड्राफ्टिंग पर, जो मैंने आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, क्योंकि एक आइडियल ड्राफ्टिंग मैंने तैयार करके रखी है। उसे आप आपके केस में आपकी घटना और परिस्थिति के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी घटना हो, उसमें जो मैं घटना लेकर चलूंगा मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 173 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173, यह पहले 154 थी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अब उसका स्थान 173 ने ले लिया है। आपके साथ में जब भी कोई अपराध घटित होता है, चाहे गंभीर प्रकृति का हो या साधारण प्रकृति का हो, आपको सबसे पहले पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाना पड़ती है। यदि आपके साथ में कोई गंभीर प्रकृति का अपराध हुआ है, जिसको हम कहते हैं कंजेबल ऑफेंस, जैसे लूट, हत्या, डकैती, चोरी, बलात्कार, या फिर 420 धोखाधड़ी, ठगी की गंभीर वारदात आपके साथ हुई है, तो ये सब संगीन प्रकृति के अपराध में आता है। और ये अपराध में आप जब पुलिस अधिकारी महोदय के समक्ष जाते हैं, तो इसमें आपकी उनके द्वारा एफआईआर लिखी जाती है। अब ये इसमें 173 में भी बताया गया है कि 3 तरीके से आप दे सकते हैं थाना प्रभारी को सूचना, मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा। यदि आपने मौखिक या लिखित दी है, तो उसको जो है कि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा लिखित रूप में लिखा जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा और आपके दस्तखत या निशानी अंगूठा आपका लिया जाएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से ऑनलाइन के जरिए दी है, जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल या कोई ऑनलाइन के जो भी जरिए हैं, उसके जरिए आपने दी, तो 3 दिन के अंदर आपको उस पर दस्तखत करना होंगे, तब उसमें आगे की जांच प्रारंभ होगी। महिलाओं के लिए 60 दिवस के अंदर इसमें जो है कि समयावधि दी गई है अनुसंधान पूरा करने के लिए। धारा 62 से लेकर धारा 74 और 124
में जो बताया गया विशेष अपराध, और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही बयान लिए जाएंगे। यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है, जैसे कि विकलांग है या कोई भी मानसिक रूप से जो है कि विक्षिप्त है, तो उसके लिए भी इसमें स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कि उसी के घर पर ही जाकर या वो जहां उसको सुविधा युक्त जगह हो वहां पर उसके बयान को लिया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। और 186 की उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के बयान उसमें तुरंत नोट करे जाएंगे। और 173 की उपधारा 2 के तहत उसकी निःशुल्क कॉपी जो एफआईआर लिखी जाती है वो उसको फरियादी को दी जाएगी। ये हो गया सर हमारा धारा 173 की उपधारा 2। और 100 धारा 3 में भी बताया गया है कि कुछ मामलों में जांच के प्रावधान दिए गए हैं, वो 14 दिन के अंदर पूरे करना होंगे। इसी प्रकार से इसमें उपधारा 4 में, मैं सर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम 193 की उपधारा 9 पे आएंगे। ये हम शुरू से जब मैं आपको बताऊंगा तब ये पूरी स्थिति आपकी समझ में आसानी से आ पाएगी। 174(4) में जो प्रावधान बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि यदि आपके द्वारा थाना प्रभारी महोदय या पुलिस अधिकारी को गंभीर प्रकृति के अपराध की सूचना दी जाती है और उस आवेदन पे उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, यदि आपने मौखिक दिया या लिखित रूप में दिया, कार्रवाई नहीं की गई, तब आपको पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट ऑफिस के जरिए आवेदन देना होगा। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इसी धारा के नीचे लिखा हुआ है, 173 की उपधारा 4 के नीचे आखिरी की लाइन में लिखी हुई है कि आप मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आप यहाँ पे सिर्फ आवेदन देने के बारे में कहा गया है, इसमें जज साहब की पावर या शक्ति के बारे में नहीं बताया गया है। वो बताया गया है 175 की उपधारा 3 में, जैसे ही आप पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन देंगे तब वो उप पुलिस अधीक्षक महोदय की रैंक जो है उनसे उसकी जांच भी करवाएंगे, और यदि उनको प्रतीत होता है कि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो उस पर फिर अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा, एफआईआर लिखी जाएगी। लेकिन यदि आपने वहां भी आवेदन दे दिया और वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब इसी धारा में नीचे लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया जाएगा। तब आप 175 की उपधारा 3 के तहत जज साहब को लिखित में आवेदन देंगे, आपकी पूरी घटना, पूरी डिटेल जानकारी देने के बाद, और उस आवेदन के साथ आपने जो पहली बार थाना प्रभारी महोदय को लिखित में आवेदन दिया था उसकी प्राप्ति भी लगाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से जो आपने आवेदन दिया था उस आवेदन की कॉपी, रजिस्टर्ड डाक से जो एक्नॉलेजमेंट रसीद प्राप्त हुई, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, उसकी कॉपी, और पोस्ट ऑफिस की रसीद भी आपकी लगाई जाएगी। और दस्तावेज सूची जो आपके केस में जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की कॉपी भी आपको उसमें लगाना होगी। और ये सब लगाने के बाद आपको जज साहब के समक्ष मैं शपथ पत्र के आवेदन देना होगा। पहले ये प्रावधान 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताए गए थे। उस समय आवेदन ऐसे ही पेश कर दिया जाता था बिना शपथ पत्र के, लेकिन उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कई मामलों में बताया गया था कि शपथ पत्र के साथ आवेदन पेश किया जाना चाहिए। अब 175(3) में जो 2023 में संशोधन हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, तो ये शपथ पत्र नेसेसरी कर दिया गया। बिना शपथ पत्र के अब आप 175(3) का आवेदन पेश नहीं कर सकते। अब यदि आपने 175(3) का आवेदन पेश कर दिया है तो उसमें जज साहब इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का आदेश मतलब इसमें एफआईआर दर्ज की जाए और आगे की जांच की जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस अधिकारी महोदय इन्वेस्टिगेशन तभी प्रारंभ करेंगे जब एफआईआर दर्ज होगी। बिना एफआईआर दर्ज करे उनको वो कॉन्जेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की शक्ति प्राप्त नहीं होगी। वो फिर वो असंज्ञेय प्रकृति के मामले में आ जाएगा 174 में, जो बीएनएसएस 2023 में दिया गया। उसमें फिर वो एक रसीद आपको दे देंगे कि आप जाएं और अदालत में दावा लगाएं, तो वो स्थिति एक अलग हो जाती है। लेकिन यदि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर पुलिस या तो चालान पेश करेगी 193 के तहत या क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट पुलिस अधिकारी दो कंडीशन में पेश कर सकते हैं। एक तो उनको ये लगता है कि इसमें अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है, दूसरा अपराधी का पता नहीं चले, और तीसरी वजह आप खुद जानते हैं, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आप स्वयं जानते हैं कि वो क्या वजह है। अब यदि ये कंडीशन बन जाती है कि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी गई तो उसमें प्रोटेस्ट याचिका आप लगाएंगे। मैंने पिछला वीडियो बनाया है, उस पर स्पेशल ड्राफ्टिंग के बारे में भी मैंने जानकारी दी। प्रोटेस्ट याचिका मतलब एक विरोध पत्र उस क्लोजर रिपोर्ट पे, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पे। अब यदि आपने उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी आप मांग कर सकते हैं कि श्रीमान इसमें जो है कि इस क्लोजर रिपोर्ट को निरस्त किया जाए और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जाए आगे की जांच के। लेकिन स्पेशल प्रावधान 193 की उपधारा 9 में दिए गए हैं। इसमें स्पेशल तौर पे बताया गया है कि यदि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा चालान पेश कर दिया जाता है तो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन जो जांच है करने की वो जो अधिकार है वो समाप्त नहीं होते हैं, और यदि उनको बाद में भी कोई डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या कोई इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज कुछ भी प्राप्त होता है तो उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि ट्रायल चालू हो चुका है तो
जज साहब की अनुमति से ही उनके द्वारा आगे की जांच की जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो 90 दिन के अंदर वो किया जाएगा और 90 दिन की समय सीमा ये इसमें तय कर दी गई है ताकि इसमें अतिरिक्त विलंब ना हो। यदि वो 90 दिन में नहीं हो पाती है तो फिर जज साहब की अनुमति से जो उचित लगे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो आगे की जांच हम जो जज साहब के समक्ष आवेदन पेश करेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष, तो उसका ड्राफ्टिंग किस प्रकार से होगी इसी के बारे में मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई। आइए सर, लेट्स गो। जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब एक बात याद रखना, कानून की मशाल अभी भी जली है। या हौसला रखना, जंग लड़ने का या हौसला रखना, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। जी हाँ सर, क्योंकि ये परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि यदि आपने हौसला खो दिया और आप हिम्मत हार कर घर बैठ गए तो कोई भी हाथ पकड़कर घर पे आपको न्याय दिलाने नहीं आएगा। न्याय पाने के लिए आप ही को भागना पड़ेगा, आप ही को सारा प्रयास करना पड़ेगा। और यदि आप बैठ गए तो अपराधियों की उसमें बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कंजेबल ऑफेंस को लेके कुछ उदाहरण दिए हैं। उन्हीं से उदाहरणों में से मैं आगे बढ़ने से पहले आपको, चूंकि हमारा टॉपिक भी यही है सर, 193 फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएं, तो मेरा ये केस का जो मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दिया था, ये हमारे सीखने के लिए मैं इसमें भी उस प्रैक्टिकल उदाहरण को लेकर चलता हूं, उसी घटना को जो कि एक कॉन्जेबल ऑफेंस से संबंधित है। उसमें भी हमारे द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आवेदन किया गया। प्रोटेस्ट याचिका भी आप पेश कर सकते हैं, विरोध याचिका तैयार करके, और 193 के तहत आप आवेदन जो लगाते हैं तो उसमें भी आप जज साहब से खात्मा खारजा रिपोर्ट जो क्लोजर रिपोर्ट रहती है उसको भी निरस्त कराने की मांग कर सकते हैं। ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध है और एक क्लोजर रिपोर्ट गलत तरीके से पेश की गई है, इसको निरस्त किया जाए और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आदेश किया जाए। तो ये ड्राफ्टिंग तो मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर तैयार करके रखी है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्राफ्टिंग 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के तहत जेएमएफसी कोर्ट में विरोध याचिका कैसे लगाएं, ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। आगे इसमें हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन पिटीशन ड्राफ्टिंग धारा 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के तहत पुलिस जांच से असंतुष्ट होने पर जेएमएफसी कोर्ट में विरोध याचिका कैसे लगाएं। तो या फिर इसको हम आगे ये भी कह सकते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्राफ्टिंग बीएनएसएस 193 की उपधारा 9 का एक एक शब्द फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नई धारा का पूरा ड्राफ्ट विश्लेषण और 90 दिन की सीमा जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं बाकी की जानकारी तो सर मैं वीडियो के आगे दूंगा आपको, बहुत सी जानकारियां हैं जो देना है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो वीडियो का मुख्य टॉपिक है ड्राफ्टिंग, तो मैं सर आपको मुख्य मुद्दे की ओर लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं ई बुक पीडीएफ ही है और सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग के ऊपर ही आ जाता हूं सर। बाकी की बहुत सी जानकारियां हैं जो मैं आपको दे दूंगा और बहुत कुछ जानकारियां मैंने इस पीडीएफ के अंदर भी लिख दी हैं। शुरुआत हम मुख्य मुद्दे से करते हैं। मुख्य मुद्दे में जो यदि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि खात्मा खारजा रिपोर्ट पेश कर दी गई है, कंजेबल ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, अब उस क्लोजर रिपोर्ट से आप असंतुष्ट हैं और आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवाना चाहते हैं, एक कंडीशन ये हो गई। या दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि खात्मा खारजा रिपोर्ट का मामला नहीं है उसमें और आप चालान पेश हो चुका है और आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ जांचें जो सही तरीके से पूर्ण नहीं हुई हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप 193 के तहत आप खुद भी जज साहब के समक्ष वकील साहब को खड़ा करके आवेदन दे सकते हैं। उसमें आप आपकी जो प्रार्थना है आप वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई है और क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद भी आप उसको निरस्त करवा के आगे की जांच करवाना चाहते हैं तो भी आप इस धारा का यूज कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आवेदन की ड्राफ्ट क्या होगी मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो एक ये सर जो है कि ये ड्राफ्टिंग है, ये मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि आपके दिल और दिमाग के अंदर एक तस्वीर पैदा कर देगी कि हाँ एक इस रूप में हमें तैयार करके पेश करना है। लेकिन आपके घटना और परिस्थिति जो भी हो वो तैयार उसी हिसाब से होगी। यहाँ जो मैं घटना और परिस्थिति आपको एक उदाहरण के तौर पर लेकर चल रहा हूँ वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आपको आपके मामले में आपकी घटना परिस्थिति लिखना है, ये वाली नहीं लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। ये एक बतौर उदाहरण के मैंने तैयार की आपके लिए। इसमें ऊपर मैंने लिखा है क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 17/11/2025 को निरस्त कर पुनः धारा 193 की उपधारा 9 BNSS 2023 फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने एवं छूटे हुए शेष आरोपीगण को एफआईआर में शामिल कराए जाने के बाबत। हमने इसमें ये जो छूटे हुए आरोपी शब्द क्यों लिया है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो जाए, क्योंकि जो मेरे पक्षकार की जो कंडीशन थी जो उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी 28 लाख की धोखाधड़ी उसके साथ की गई थी, चीटिंग। मैं एक उदाहरण के तौर पे सर बता रहा हूँ, हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित ही ये उदाहरण भी है।
जिससे चीज आपको काफी अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी। कॉन्जेबल ऑफेंस और नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस में डिफरेंस। 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी उस पक्षकार के साथ की गई, कंपनी के एजेंट और प्रभारी बनकर। उसमें से एक व्यक्ति को वो बचपन से जानता था, बाकी दो को नहीं जानता था, और उससे कहा गया कि यदि आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको ये मुनाफा होगा, और यदि मुनाफा नहीं होता है तो आप मूल राशि हमसे आप वापस ले लेना, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमारी सारी संपत्ति यही है, हम कहीं भाग कर जाने वाले नहीं हैं, आप हम पे भरोसा रखें। और तो उस व्यक्ति ने, सज्जन ने ये कहा कि भाई मैं कंपनी को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपके भरोसे पे मैं आप ही को पैसा देता हूं, और जो आपने मुनाफा बताया है भले ही उतना ना मिले, भले ही कम मिल जाए, लेकिन मेरा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। अब उसको बहला फुसला कर या बरगरा कर या झूठे आश्वासन देकर प्रवृत्ति के हैं विश्वास भी दिलाने की कोशिश करते हैं। अब वो जो भी रहा हो, लेकिन वो एक व्यक्ति को जानता था, उसने उन पर ट्रस्ट किया और उन्हें उसके द्वारा कहा गया कि आप बताएं मुझे पैसा कैसे आपको देना है। तब उन्होंने एक अकाउंट नंबर उसको दिया। उस अकाउंट नंबर में एक और महत्वपूर्ण बात है सर, मैंने पिछली वीडियो में भी ये जानकारी दी है आपको, आप भी सचेत रहें, सावधान रहें, और ऐसे ठग और धोखेबाज लोगों में आप बिल्कुल ना फंसें। मेरा मकसद भी यही है बताने का, जागरूकता के उद्देश्य से मैं आपको बता रहा हूं कि उनके द्वारा वहीं पे कागज पे लिख के उसको अकाउंट नंबर दिया गया, और जब वहां से वो मुलजिम जो आरोपी गण है दूसरे शहर में जहाँ के रहने वाले थे 60 किलोमीटर दूर वहां पहुंचे, तब उन्होंने व्हाट्सएप पर भी वही खाता नंबर लिखकर भेजा और ये कहा कि जो हमने आपको घर पर आपके खाता नंबर दिया था हमने व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेजा, आप इससे मिलान कर लें, कोई चूक ना हो जाए, गलत खाते में जमा ना हो जाए, इसलिए हमने दूसरी बार खाता नंबर लिखकर भेजा है। और जब खाता नंबर भेजने के बाद ही साथ ही उन्होंने उस बैंक अकाउंट के चेक बुक के ओरिजिनल चेक का फोटो भी भेजा, क्योंकि आप जानते हैं कि चेक बुक के ऊपर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और सभी उनके जिसके नाम से खाता रहता सब लिखा हुआ रहता। उसकी कॉपी भी भेजी और फोन लगाकर कहा, व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजकर कहा आरोपीगण ने कि ये उसी बैंक का उसी खाते का चेक है जो जिसमें आपको पैसा जमा कराना है, इसमें भी वही खाता नंबर लिखा हुआ है जो हमने आपको घर पर हाथ से लिख कर दिया था और व्हाट्सएप पर हमने आपको भेजा था। तब फरियादी को और यकीन हुआ कि इतने व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं और मेरे परिचित भी हैं, मेरे साथ धोखा नहीं होगा। उन्होंने उस बैंक अकाउंट में आरटीजीएस फार्म के जरिए, जो आरटीजीएस बैंक से होता है, चेक भी लगता है उसमें, उसके जरिए 27 लाख रुपए उसमें जमा करा दिए और 1 लाख रुपए गूगल पेमेंट के जरिए उन आरोपी के खाते में डायरेक्ट जमा करा दिए। पैसा जमा होने के 10 मिनट बाद ही ये लोग वहां से पैसा निकालकर दूसरी स्टेट के खाते में ले गए, और उन सज्जन को ना तो मूल राशि दी और ना कोई प्रॉफिट दिया। जब उन्होंने जो उन्होंने वादा किया था कि 1 माह में आपको इतना प्रॉफिट मिलने लगेगा, नहीं मिला, तब वो झूठे आश्वासन देने लगे कि अभी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ समय लगेगा ठीक होने में। ऐसे करते करते 2 3 4 महीने निकाल दिए। जब सज्जन के सब्र का बांध टूट गया, उन्होंने कहा कि मेरे पैसे आप मुझे वापस दे दो, 28 लाख रुपए। तब उनके तेवर बदलने लगे और धमकाने पर और दूसरी मारपीट पर और झूठे मुकदमे में उलझाने की उनको धौंस धपट देने लगे। तब उनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई। थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई तो पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा उसमें कोई एफआईआर दर्ज प्रथम तौर पर नहीं की गई। क्यों? हालांकि ये कंजेबल ऑफेंस है, 420 के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है चीटिंग में। तब उन सज्जन के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत की गई। तब कहीं जाके उसमें एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात और है कि इन्हीं अपराधियों के द्वारा 2 लोगों के साथ और ऐसे ही कंपनी के प्रभारी बनकर धोखाधड़ी की गई थी। उसमें से एक मेरे पक्षकार की जो एफआईआर दर्ज हुई, उनकी दर्ज होने से 10 दिन पहले ही दर्ज हुई थी। उनके साथ 8,60,000 रुपए की चीटिंग की गई थी। लेकिन एक बड़ी देखने और समझने की बात यह है कि जैसे ही वो 8,60,000 रुपए की चीटिंग की रिपोर्ट दर्ज हुई, तो मुलजिम तो एक ही हैं और अपराध उन पे 3 हैं, लेकिन कार्रवाई पुलिस के द्वारा एक ही अपराध में की गई और 2 पर नहीं की गई है। मैं आपको वो भी बता दूंगा डिटेल में, मगर आपको, चूंकि हम 175(3) और 193 पर बात कर रहे हैं सर, ये उसी से रिलेटेड है, जीता जागता उदाहरण है जो मैं आपको दे रहा हूँ सीखने समझने के लिए, ताकि आप भी कोर्ट में उसको किस प्रकार से यूज करके उसमें आगे कार्रवाई कर सकते हैं। अब जो रिपोर्ट की गई 8,60,000 रुपए की सर, जो रिपोर्ट की गई थी, उसमें पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा इतनी तीव्र गति से कार्रवाई की गई कि 10 दिन के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, चालान तैयार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा मुलजिम की जमानत निरस्त कर दी गई। 10 दिन के लिए वो जेल में रहा। उसके बाद उसकी जमानत अर्जी लगाई गई एडीजे कोर्ट में, वहां से भी निरस्त हो गई। तब उसके अकल ठिकाने आ गई।
उसकी समझ में आ गया कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध है और यदि हाईकोर्ट तक भी मामला गया तो वहां से मेरी जमानत नहीं होगी। तब उसने उसके गुर्गे और साथियों से जैसे भी संपर्क किया, उस फरियादी से उसके हाथ पांव जोड़े, उससे निवेदन किया कि तेरा पैसा मैं पूरा देता हूँ, वापस ले ले, और उसके 8,60,000 रुपए कोर्ट के बाहर उसको दिए। तब उसने एक एफिडेविट लिख के दिया कि मेरा इससे राजीनामा हो गया है, यदि इसकी जमानत होती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद एडीजे साहब के द्वारा उसकी जमानत को मंजूर किया गया। ये सारा रिकॉर्ड, सर्टिफाइड कॉपियां, कोर्ट की आदेश पत्रिका, जमानत का आदेश और उसकी एफआईआर की प्रमाणित कॉपी, ये सब मेरे पक्षकार के द्वारा उसकी रिपोर्ट जो 28 लाख की चीटिंग थी उसमें पेश कर दी गई थी। और कहा भी गया था पुलिस अधिकारी महोदय से कि सर ये 10 दिन पहले की एफआईआर है, अपराधी यही है, उन्होंने, आपने उनका चालान बना के पेश किया, मुलजिमों को आप गिरफ्तार करें, और मेरे साथ इन्होंने 28 लाख की चीटिंग की, आप इसमें भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनके दोनों बैंक खाते जिसमें इन्होंने मुझसे पहले पैसे जमा करवाए, उसके बैंक के खाते के सारे डॉक्यूमेंट्स जब्त करें, वो खाते किसके नाम से उसको इसमें मुलजिम बनाए, और ये 10 मिनट बाद ही ट्रांसफर करके दूसरी स्टेट में जहां ले गए उस खाते की जांच करें, उस जिसके नाम से वो खाता है उसको भी गिरफ्तार करें, उसको भी मुलजिम बनाए, और वहां भी बैंक के डॉक्यूमेंट्स जब्त करें, और जिनके मैंने नामजद रिपोर्ट लिखाई है, जो कि उनके घर के नंबर, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, पता, रिश्तेदारों के नाम, गली मोहल्ला तक, फोटो तक मैंने आपको दे दिए, उनकी भी आप गिरफ्तारी करें। और ये आखिरी बैंक में जो इन्होंने खाता 10 मिनट बाद पैसे ट्रांसफर किए थे, वहां मेरा पैसा अभी भी मौजूद है सर, इनसे पूछताछ करी जाए। या तो ये पैसा निकाल कर घर पे ले आए, या बोरों में भर के इन्होंने इनके घर के अंदर छुपा कर रखा है, या वहां से किसी अन्य बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इसकी भी जांच करें सर, और पैसे जब्त करके मुझे मेरे पैसे दिलाए जाए और आरोपी गण के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1 साल तक वो निवेदन करता रहा, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक कार्रवाई जरूर की गई थी, जो प्रथम खाता जो उसके घर पर वो मुलजिम देके गए थे, उस खाते की पुलिस ने जरूर जांच की थी, और उसमें उस फरियादी को बताया था कि आपके इस खाते में जो पैसा जमा हुआ था 10 मिनट बाद ही ये ट्रांसफर करके इस खाते में ले गए। तो फरियादी मेरे पक्षकार के द्वारा निवेदन भी किया गया कि सर आपको जब यहाँ तक पहुंच गए, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कभी मिट ही नहीं सकता, जब यहाँ से तो आगे कहाँ ले गए आप पूछ सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट 27 लाख का जो दूसरी स्टेट के खाते में गया है, तो आखिर क्यों गया, आप उससे पूछताछ करके उससे पैसा जब्त करें, और उसको भी सर मुलजिम बनाया जाए इसमें। लेकिन पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा उसमें इतनी कोई जांच नहीं की गई। मैं आपको यही बता रहा हूं कि 10 दिन पहले 8,60,000 की चीटिंग में कंजेबल ऑफेंस मानकर जो है कि गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। यह पुलिस की तत्परता थी, और उसी तत्परता से उस व्यक्ति के पैसे भी वसूल होगा। अगर पुलिस के द्वारा ये तत्परता यहाँ बरती जाती है हमारे पक्षकार के साथ, तो उसके भी पैसे ऐसे ही वसूल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे आज भी उन्हीं लोगों के पास इसी प्रकार से मौजूद है, जैसे वो एक व्यक्ति के दिए उसी प्रकार से हमारे पक्षकार के भी दे सकते थे। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि क्लोजर रिपोर्ट पेश करने के 3 आधार होते हैं। यदि तो अपराध, पुलिस को लगता है कि कोई अपराध नहीं बनता, दूसरा अपराधी का पता ना चले, और तीसरा मैं नहीं बोलता, आप सब लोग जानते हैं। अब यहाँ अपराधी का पता ना चले ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। मोबाइल नंबर, फोन नंबर, फोटो, घर परिवार, गली मोहल्ले तक के नंबर दे दिए थे, और खुले आम वो घूम भी रहे थे सीना तान के कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अदालत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें इतना ट्रस्ट था, और उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं पूरा भी हुआ जब पुलिस ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट उसमें पेश कर दी 1 साल बाद। क्योंकि 1 साल बाद जो खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की गई, बाद पुलिस के द्वारा खात्मा खारिजा रिपोर्ट उसमें पेश कर दी गई, जबकि पुलिस को तो गिरफ्तारी करना थी, और जैसे अनुसंधान उस 8,60,000 की रिपोर्ट में किया था उसी प्रकार से हमारे पक्षकार के उसमें भी करना था। लेकिन पुलिस को उसमें अपराध घटित होना दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, जबकि अपराधी एक है, अपराध की शैली एक है, अपराध का तरीका प्रकार एक है। वही कंपनी के प्रभारी बनकर धोखाधड़ी 8,60,000 वालों के साथ भी की गई थी। वही कंपनी के एजेंट प्रभारी बन के 28 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। और एक व्यक्ति और था जिसके साथ 2,37,500 की धोखाधड़ी भी इसी प्रकार से कंपनी के एजेंट प्रभारी बन के उनसे पैसा लेके वो चीटिंग और धोखाधड़ी की गई थी। तब 3-3 उनके ऊपर अपराध हो गए थे, लेकिन एक के ऊपर कार्रवाई की गई, 2 के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब हमारे द्वारा उसमें जब बीच पुलिस में जब एफआईआर दर्ज हो गई थी उसकी, उसी दरमियान 175 की उपधारा 3 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के समक्ष एक आवेदन पेश कर दिया गया था कि इसमें 2 मुलजिम और हैं, एक दूसरी स्टेट का है, और वो बैंक खाता जो दूसरी स्टेट का है जहां पैसे ट्रांसफर किए गए थे, उनको भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। तो तब जो है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है जज साहब के द्वारा पुलिस रिपोर्ट के लिए उनको सूचना दी गई थी, कॉपी दी गई थी कि इस पर आप पूरी जांच करके रिपोर्ट पेश करें। अब उनके द्वारा 2 लोगों को अपराधी बनाने की बात तो दूर है, आगे इन्वेस्टिगेशन करने की बात तो दूर है,
उसमें खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी। क्या रिपोर्ट लिखाई कि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं पाया जाता, असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, इसलिए खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश है। अब यहाँ सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि एक ही अपराध, अपराधी भी एक, आरोप तीन। शैली एक, कंपनी के प्रभारी बन के झूठ बोल के पैसा लेना, जो 8,60,000 में किया था, पुलिस को उसमें वो संज्ञेय दिख रहा है और 28 लाख असंज्ञेय दिख रहा है। तो मैं अब आगे क्या कहूं सर। अब जो है कि अब फिर हमारे द्वारा 175(3) की उपधारा 3 में आवेदन पेश किया गया। जज साहब ने वहां पे जो है कि उनको नोटिस भी दिया कि पुलिस रिपोर्ट पेश करें। उसमें उनके द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दी गई। क्लोजर रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पक्षकार को भी दी गई और कोर्ट में भी पेश की गई। जब मेरे पक्षकार को क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी पेश हुई, तब हमारे द्वारा प्रोटेस्ट याचिका, विरोध उसमें पेश किया गया और सारे आधार लिखे गए कि ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त की जाए और जो है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो ये तो हमारे द्वारा निवेदन कायम किया गया था प्रोटेस्ट याचिका में। और 193 की उपधारा 9 के तहत भी एक आवेदन पेश किया गया, जिसमें भी हमने यही निवेदन किया कि खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त किया जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो प्रोटेस्ट याचिका में भी आप ये बातें लिख सकते हैं, स्पेशल तौर पे वो अलग से पेश करें और साथ में 193 का आवेदन आप अलग से लगाएं। दोनों आप लगाते हैं तो भी को बेहतर रहेगा। और यदि आप एक भी लगाते हैं तो एक में भी दो निवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब हम विरोध याचिका को हम लेकर चलते हैं तो विरोध याचिका की कोई ऐसी स्पेशल धारा संपूर्ण बीएनएसएस 2023 में दी नहीं गई है। विरोध याचिका मतलब उस खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त करने का एक आवेदन होता है। तो लेकिन 193 की उपधारा 9 में तो ये धारा दी गई है, प्रावधान दिया गया, तो हम इसके तहत तो पेश कर ही सकते हैं। तो हमारे द्वारा तो दोनों ही पेश किए गए थे। आगे आपको जैसा उचित लगे, मैं आगे ड्राफ्टिंग पे चलता हूं सर। आप उसमें ये जो सर कंजेबल ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति का अपराध है, उसके ऊपर हम 193 की एप्लीकेशन जो हमने कोर्ट में पेश कर रहे हैं हम, तो उसके आवेदन की ड्राफ्टिंग क्या होगी। तो ऊपर तो सर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, जो भी आपका न्यायालय, इधर लेफ्ट साइड प्रकरण क्रमांक और आवेदक और प्रतिवादी का पूरा पता लिखा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे बता रहा हूं मैं ई बुक पीडीएफ के अंदर से। और विरुद्ध में सभी के नाम सर इसमें मैंने काल्पनिक काल्पनिक करके जगह छोड़ दी है। और विषय में इसमें जो लिखा है, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 193 की उपधारा 9 BNSS 2023 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दिनांक 17/11/2025, आपकी जो भी धारा हो आप लिख सकते हैं। काल्पनिक धारा लिख दी है मैंने इसमें, को निरस्त कर पुनः फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने एवं छूटे हुए शेष आरोपीगण को एफआईआर में शामिल कराए जाने बाबत। यदि आपके मामले में भी कोई आरोपीगण छूट गए तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। यदि आपका मामला इससे डिफरेंस प्रकार का है जिसमें आपको अन्य आरोपीगण को शामिल नहीं करवाना है, तो आप इस लाइन को ना लिखें। आगे बढ़ते हैं सर। इसमें मैंने नोट लगा दिया है। ये नोट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, मैंने खुद ने अलग से टाइप किया है इसमें नोट। ड्राफ्टिंग में आगे बढ़ने से पहला थोड़ा सा नोट के बारे में समझा दूं, जो मैं विशेष मैंने आपको लिखा है कि यदि आपने पहले से 175(3) BNSS 2023 के तहत याचिका जेएमएफसी कोर्ट में लगा रखा है तो नहीं लगा रखा है तो आप 193 की उपधारा 9 के तहत सीधा आवेदन ही पेश करें, प्रोटेस्ट याचिका ही पेश करें आप, जैसे आपको कोर्ट से नोटिस प्राप्त होता है। क्यों मामला क्या होता है सर, एक बार इसमें कि इसमें प्रावधान भी दिए गए हैं कि खात्मा खारिजा करने से पहले जज साहब के द्वारा आपको नोटिस भी दिया जाएगा। ये प्रावधान जो महत्वपूर्ण प्रावधान है कहाँ दिए गए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी इस बारे में जानकारी दी है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस है सर, भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985, सुप्रीम कोर्ट का है ये। इसमें 3 बातें सर बताई गई हैं। नंबर 1 है, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाना अनिवार्य है। नंबर 2 है, इसमें अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और नंबर तीसरा है इसमें कि अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है, मतलब अदालत खुद संज्ञान लेके सूचना जारी कर सकती है। ये अब जब आपको नोटिस प्राप्त हो कोर्ट से, तब आप उसमें एक तो प्रोटेस्ट याचिका दे सकते हैं, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है इसी ऊपर विशेष तौर से बनाया है, प्रोटेस्ट याचिका की ड्राफ्टिंग हम कैसे करें। और उसमें महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां भी दी हैं। उसके ऊपर ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा लिखा गया, उसी वीडियो के नीचे उस ई बुक पीडीएफ की लिंक भी मेरे द्वारा दे दी गई है। और पूरा वीडियो स्पेशल प्रोटेस्ट याचिका पर मेरे द्वारा बनाया गया है। ये वीडियो फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे मेरे द्वारा स्पेशल तौर पे बनाया गया है। और हजारों तरीके की विभिन्न परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं। मैंने एक कंडीशन आपके लिए लिए उदाहरण के तौर पे कि यदि आपने पहले से लगा रखी है, अगर आपने नहीं लगाई है तो फिर आप डायरेक्ट जब आपको अदालत से नोटिस प्राप्त होगा, तब आप उसमें विरोध याचिका और धारा 193 के तहत आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन का आवेदन पेश करें। प्रोटेस्ट याचिका की ड्राफ्टिंग मेरे पिछले वीडियो में मौजूद है। हम इस पे बात कर रहे हैं कि यदि आपने आवेदन लगा रखा, हमको लग गया था बीच में ही, एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन हमारे लाख निवेदन के बाद भी पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो हमारे पक्षकार को कुछ ना कुछ तो शंका और लग गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है।
तब हमने 175(3) का एप्लीकेशन लगा दी थी। जज साहब के द्वारा उनको दे भी दिया गया था कि भाई इनके ऊपर जांच करके आप रिपोर्ट पेश करें। उसके बाद भी खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई। तब हमारे द्वारा प्रोटेस्ट याचिका मतलब विरोध याचिका पेश की गई उस खात्मा खारिजा रिपोर्ट जिसको क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, और साथ ही 193 की एप्लीकेशन भी लगाई गई जिसमें ये निवेदन किया गया है कि ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त करके इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब आगे की जांच के आदेश दिए जाएं। और प्रोटेस्ट याचिका में भी यही निवेदन हमारे द्वारा किया गया था। हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि यदि आपने लगा रखा है, जैसे कि हमारे मामले में स्पेशल कंडीशन अलग थी, तो उसमें आप आवेदन पेश कर सकते हैं। आप इसे पृथक रूप से भी पेश कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 या 3 लोगों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की। अब मामला अगर ऐसा हो गया तो अब आपने 175(3) बीएनएसएस 2023 के तहत जज साहब के समक्ष आवेदन भी लगा दिया कि सर पुलिस ने एफआईआर सिर्फ 3 लोगों के खिलाफ की है, इसमें 2 और मुलजिम है, उनको भी मुलजिम बनाया जाए और पूरी जांच रिपोर्ट मंगवाई जाए। तो उसकी भी ड्राफ्टिंग आप इसमें करके आप पेश कर सकते हैं, जो पहले 156(3) थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। वो प्रावधान वही है सभी, लेकिन इस आवेदन के साथ शपथ पत्र सर अनिवार्य कर दिया गया है। 175(3) को लगाने से पहले 173(4) में दिए प्रावधानों के अनुसार आपको थाने पे आपके संज्ञेय अपराध होने के बावजूद भी रिपोर्ट एफआईआर अगर नहीं लिखी जाती है तो आपको पुलिस अधीक्षक महोदय को देना होगा। ये सभी बातें जो मैंने आपको वीडियो के ऊपर बताई थी। अब हम ड्राफ्टिंग में सर आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आपका जो याचिका आपको जो खात्मा खारिजा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा आपको दी गई है उस पे जो भी नंबर क्रमांक है आप वो लिख दें। और यदि सपोज करें कि आपका पहले से 175(3) का आपने लगा रखा है, आपको ऐसा लग रहा था कि इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आपने पहले से ही पेश कर दिया था, तो आप उसका जो यूएनसीआर नंबर होता है आप वो लिख दें। ये आवेदन याचिका के ऊपर ही लिख दें। हमने तो यूएनसीआर नंबर ही लिखा था क्योंकि जब हमारे द्वारा पेश की गई थी तो यूएनसीआर पर वो दर्ज की गई थी। तो हमने जब ये प्रोटेस्ट याचिका लगाई तो उसमें यूएनसीआर नंबर भी लिखा। 193 बीएनएसएस 2003 के 23 के तहत आवेदन पेश किया तो उसमें भी यूएनसीआर नंबर और पूरा क्रमांक हमने उसमें लिखा। यदि आपका पहले से 175(3) पेश नहीं है तब आप इसको सेपरेट रूप से लिख के पेश कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके एफआईआर लिखे जाने के बाद भी महत्वपूर्ण अपराधियों को नहीं जोड़ा गया है तो आप भी 175(3) की एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के समक्ष जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल आप लिख दें। दूसरा है 3 की जो ड्राफ्टिंग का दूसरा पैरा है, निष्पक्ष पूर्ण एवं विधिक अनुसंधान कराने, शेष आरोपीगण को एफआईआर में जोड़े जाने, आवश्यक समस्त साक्ष्य जब्त कराए जाने तथा पुलिस की लापरवाही पर न्यायालयीन हस्तक्षेप हेतु आवेदन। और धारा 210 में भी सर बता दूं आपको संज्ञान का जो राइट्स दिया गया है 2023 में अंतर्गत संज्ञान लेकर समन जारी करने के प्रावधान जज साहब को दिए गए। अब इसमें हम आ जाते हैं सर माननीय महोदय करके निवेदन है कि नंबर 1, पुलिस कार्रवाई में विलंब एवं खारिजी रिपोर्ट पर आपत्ति। नंबर 1 हमारा पैरा इसमें रहेगा। यह कि धोखाधड़ी की रिपोर्ट दिनांक 11/7/2024 को दर्ज कराई गई थी जिसमें 28 लाख की गंभीर धोखाधड़ी हुई थी। ये मैंने एक काल्पनिक नाम लिख दिए हैं इसमें समझाने के लिए। आपके साथ जो भी घटना जिस भी प्रकार की हो, या मैं उदाहरण लेकर चल रहा हूं संज्ञेय प्रकृति के अपराध में 28 लाख की चीटिंग का, आपके साथ लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार या किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञेय प्रकृति का अपराध है तो आप आपकी घटनाओं को यहाँ उस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरे पैरे में हम आते हैं, क्योंकि हमारे सामने सर जीता जागता उदाहरण है 28 लाख का हमारे पक्षकार का। क्योंकि आप एक बात सोचे सर कि एक फरियादी के मन में एक ही उम्मीद रहती है कि पुलिस सबसे पहले और कोर्ट। अब पुलिस और कोर्ट से ही अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आप ये मान के चलें कि उसके 28 लाख तो वो खा गए। अब भला कौन ले सकता उनसे? जैसे कि 8,60,000 रुपए में चट मंगनी पट बिया हुआ, सारा काम तुरंत तुरंत हुआ और 8,60,000 रुपए रिसीव भी हो गए। अगर वही चट मंगनी पट बिया वही तुरंत तुरंत कार्रवाई हमारे पक्षकार के साथ हो जाती तो आज उसका 28 लाख तो उसको प्राप्त हो जाते। लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखें, अदालत में कोशिश करते रहें, क्योंकि आप हार कर बैठ गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। फिर तो अंधेर नगरी और चौपट राजा, फिर तो आपका काम तमाम हो गया, आप डूब गए, आपके पैसे घर बैठ गए। आप एक उम्मीद रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें कि कहीं ना कहीं तो ऐसे अपराधियों को सजा मिलेगी, क्योंकि आपके पास से तो पैसा गया है और धोखाधड़ी से वो लेकर गए, बुरी मंशा से ही वो आपके पास आए थे और ले जाने के बाद भी उनको सब जगह से क्लीन चिट अगर मिल गई और वो पैसा खा गए तो फिर न्याय तो सर उसके साथ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी 175(3) के तहत हमारे सामने जज साहब के समक्ष न्याय प्राप्त करने का एक बड़ा जबरदस्त कानूनी प्रावधान दिया हुआ है। उसकी ड्राफ्टिंग की याचिका में स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा 175(3) में कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लेकिन मैं स्पेशल इस पर अलग से भी बना दूंगा सर आपके लिए। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैरा,
या कि 496 दिन, लगभग 1 साल 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा ना तो मुख्य आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, ना ही बैंक के खाते, डिजिटल साक्ष्य आदि जब्त किए गए। ये दूसरा पैरा हो गया ड्राफ्टिंग का। तीसरा पैरा है सर ड्राफ्टिंग का। इसके विपरीत 17/11/2025 को पुलिस ने विधि विरुद्ध तरीके से क्लोजर रिपोर्ट, खारिजी रिपोर्ट, जो भी क्रमांक को आपका एक काल्पनिक क्रमांक मैंने लिख दिया है, प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट आरोपियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से एक पक्षी ढंग से तैयार की गई, जिससे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। यह आवेदन की दूसरे तीसरे पैरे की ड्राफ्ट हो गई। उसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य एवं घटनाक्रम, धोखाधड़ी का जाल, अपराध का तरीका। इसमें आपके साथ जो भी अपराध हुआ है आपको वो लिखना है। मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ चीटिंग का 28 लाख रुपए का, जो मेरे पक्षकार के साथ हुआ है। प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे नाम पते किसी के नहीं बताएं। अपराध का तरीका, आरोपीगण ने स्वयं को एक काल्पनिक निवेश के एजेंट प्रभारी बताकर 10% प्रति माह और 14 माह में 3 गुना रिटर्न का अत्यधिक लालच दिया उसको। राशि का हस्तांतरण, आवेदक से कुल 28 लाख रुपए, 27 लाख तो आरटीजीएस द्वारा और 1 लाख रुपए यूपीआई द्वारा प्राप्त किए। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मौजूद है सर। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कॉपी भी थाना प्रभारी महोदय को दे दी गई थी, और उनकी जो पहले वाले अपराध हुआ था उसकी भी सर्टिफाइड कॉपियां निकाल कर दे दी गई थी। और एक जो 2,37,500 की जो धोखाधड़ी इन अपराधियों ने की थी, उनके उनके द्वारा बयान भी थाने पर दर्ज करवा दिए गए थे, गवाहों के भी बयान करवा दिए गए थे। 2,37,500 का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट भी पेश कर दी गई थी, लेकिन वो आज तक ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। और 28 लाख में तो खात्मा खारिजा पेश कर दिया गया और उसको ऐसे ही पटक दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि 8,60,000 में चट मंगनी पट बिया। आप समझ सकते हैं कि उसमें इतनी त्वरित कार्रवाई की गई है, दो इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपराधी बड़े शातिर थे, उनको कुछ ना कुछ तो अंदेशा और डर था कि यदि हम एक में उलझ गए, और यदि हम उलझ गए तो और बाकी दो में उलझ गए तो हमारा पूरा जीवन जेल की चक्की में ही बीतेगा। एक पुरानी कहावत थी, जेल की चक्की पीसना, कि हमारा पूरा जीवन जेल में बीतेगा। और इसीलिए उन्होंने तुरंत बिना देरी किए उनके गुरुओं के जरिए संपर्क किया। उन्होंने विचार बनाया कि इस मामले को हम यही से सुलझा लेते हैं, ताकि आगे के मामले में हम और उलझने से बच जाएंगे। तो 8,60,000 तुरंत उसको दे दिए और उससे एफिडेविट भी ले लिया, कोर्ट में पेश भी कर दिया। कोर्ट में जो पेश किया गया था वो शपथ पत्र, कोर्ट की आदेश पत्रिका, उसकी एफआईआर की कॉपी, ये सब थाना प्रभारी महोदय को दे दी गई थी कि सर ये ऐसे ऐसे अपराधी हैं, आप देख लें। और इसी शैली इसी तरीके से इन अपराधियों ने मेरे साथ भी, मेरे पक्ष का मतलब मेरे पक्षकार के साथ अपराध किया है, और जो है कि इनके इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, इन्हें भी गिरफ्तार करा जाए और ऐसी चालान पेश किया जाए जैसे आपने 8,60,000 में किया, वैसे 28 लाख में भी किया जाए। और 2,37,500 की उसके फरियादी ने भी कहा कि सर मेरे भी यही अपराधी हैं, इसमें भी एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर 175 3 बीएनएसएस 2023 के तहत हमारे द्वारा कोर्ट में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश किया गया। इसमें आगे की जो ड्राफ्टिंग होगी, अगला है साक्ष्य। इसी पेरा में राशि जमा करवाने हेतु आरोपीगण ने स्वयं बैंक खाते का विवरण, चेक का फोटो एवं व्हाट्सएप पर लिखित प्राप्ति स्वीकृति भेजी। हाँ, एक और बात बता दूं सर मैं आपको, मतलब अपराध घटित होने के बाद इतने स्ट्रांग सबूत पेश कर दिए गए थे कोर्ट थाने प्रभारी महोदय के समक्ष, कि जैसे ही 27 लाख इन आरोपीगण को प्राप्त हुए थे, वो जो खाते में उन्होंने दिए थे, उसके बाद ही जस्ट उन आरोपीगण ने मेरे पक्षकार के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कि आपके 27 लाख रुपए हमें प्राप्त हो गए और 1 लाख रुपया भी हमें प्राप्त हो गया। ये इस व्हाट्सएप की फोटोकॉपी निकालकर थाना प्रभारी महोदय के समक्ष भी दी गई थी कि सर ये 27 लाख इस खाते, इन्होंने मुझे खाता दिया, ये मैंने जमा करा उसका सबूत, और ये जब इनको प्राप्त हो गए तो उसके ये स्वीकृति भी इन्होंने इसमें दी है। अब इतना स्ट्रांग सबूत है सर, नॉन कंजेबल ऑफेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट तो लगने का सवाल ही नहीं है सर। क्योंकि क्लोजर रिपोर्ट जब अपराधियों को पता ना चले, जब अपराध साबित ना हो, इसमें तो खुला अपराध साबित हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स से साबित हो रहा है, और अपराधियों का पता ना लगने का तो सवाल ही नहीं है। हमारे पक्षकार के द्वारा तो गली नंबर, मोहल्ला, मकान नंबर, वार्ड नंबर सब पते दे दिए गए, फोटो तक दे दिए गए कि सर ये फोटो है। लेकिन अब कहां से बन सकता है नॉन कॉन्जेबल? और एक में आपको कॉन्जेबल दिख रहा है 8,60,000 में, 28 लाख में आपको असंज्ञ दिख रहा। ठीक है, आपकी जांच है, आप जैसा उचित समझे। लेकिन अगर आप न्याय की दृष्टि से देखें तो ये तो हमारे पक्षकार के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय नहीं, घोर अन्याय हुआ है। अब उसका कारण क्या हो सकता है? एक दो आपको मैंने बता दिए, तीसरा आप खुद जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 27 लाख रुपए आरोपी ने काल्पनिक कंपनी के खाते से सीधे काल्पनिक कोई ट्रेवल कंपनी जो भी हो, मुंबई नोएडा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। यह सुसंगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की स्पष्ट पुष्टि है। तीसरा हम पॉइंट लिखेंगे, धमकी, राशि वापस मांगने पर
जो भी काल्पनिक स्थान है कि एक होटल में आवेदक को बुलवाकर जान से मारने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। ये लोग 28 लाख लेने के बाद भी इनकी चाल ठगी की हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे और ये लगातार लोगों से मिल रहे थे। उसी दरमियान ये जिस जगह होटल पर आए थे और फरियादी को, हमारे पक्षकार को पता लगा था, तो ये गया था वहां पर उनके पास और कहा था कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे पक्षकार ने उन लोगों से कहा था कि मैंने मेरी खेती की जमीन सेल की है, मेरी पैतृक खेती की जमीन थी और उसको मैंने सेल की थी। मैंने मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए उस रुपयों को रखा था और मेरे मकान बनाने के लिए उस रुपयों को रखा था। वो मेरे जीवन भर की पूंजी है। आप ऐसी धोखाधड़ी ना करें, आप मेरे पैसे मुझको वापस लौटा दें। लेकिन उन्होंने वहां पर उनके नए तेवर दिखाए और उसको जान से मारने तक की धमकी दी और कहा कि यदि पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई तो हम जान से मार देंगे। ये भी कहा कि थाने को हमने खरीद लिया है, अदालत भी हमारा खरीदा हुआ है, कोई कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते। मेरा पक्षकार डर के मायूस होकर वापस आ गया और उसके बाद फिर उसके द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट की गई। आगे की कार्रवाई मैंने आपको बताई दी है कि किस प्रकार से हुई है कि 8,60,000 में तो तुरंत कार्रवाई हो गई, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उसको परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन हमें न्याय पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि उन अपराधियों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी और उनकी जो सजा है वो उन्हें जरूर मिलेगी, ताकि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ इस प्रकार का धोखा नहीं कर सकें। क्योंकि आदमी की जीवन भर की कमाई होती है सर, इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जाता है। 100 रुपए भी आदमी को कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, जब जाके उसको 300 रुपए या बमुश्किल 400 रुपए मिल पाते हैं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। 28 लाख रुपए जमा करने में तो सर आदमी को कितना वक्त लग जाता, कितना कीमती पैसा उस हमारे पक्षकार का। लेकिन वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, सीना तान के घूम रहे हैं। भाई अपराधियों के यदि हौसले बढ़ेंगे तो अपराध बढ़ेगा और अपराधियों के हौसले घटेंगे तो अपराध घटेगा सर। ये जो हमारे पक्षकार की क्लोजर रिपोर्ट पेश हुई है, इसमें अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, हौसले घटे नहीं है। क्योंकि उनके हौसले और ज्यादा यूं बढ़े क्योंकि एक ही अपराधी हैं, 3 अपराध किए गए। उसमें सबसे पहले अपराध में तो एफआईआर दर्ज होके सब कुछ कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी और सब कुछ, और बाकी 2 में क्यों नहीं की गई? एक तरीके से घोर अन्याय हुआ हमारे पक्षकार के साथ। इसलिए हम, हमारे पक्षकार की तरफ से हमने न्यायालय की शरण ली और 175(3) की बीएनएसएस 2023 के तहत हमारे द्वारा आवेदन पेश किया गया। वो आवेदन पे अभी आर्गूमेंट और आगे की कार्रवाई होना है। जैसे ही उसमें हमें सफलता मिलेगी तो उस सफलता के ऊपर सर मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको सीखने को मिले कि हाँ न्याय की जीत किस प्रकार से होती है। और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे पक्षकार को जरूर जस्टिस मिलेगा और उसके 28 लाख की राशि उसे जरूर वापस मिलेगी। क्योंकि ये लोग इसी प्रकार से ऐसे ही इतनी आसानी से किसी का पैसा अगर खा गए तो फिर तो सर अपराध और अन्याय की हदें ही हो जाएंगी। लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आइए सर हम आगे बढ़ते हैं। 53 बीएनएसएस 2023 की उपधारा 9, 193 की उपधारा 9 की ड्राफ्टिंग पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोर्ट में आवेदन दिया जा सकता है। हमने पेरा सामने लिखा है ड्राफ्टिंग के, अपूर्ण जांच, पुलिस की घोर लापरवाही एवं पक्षपात। नंबर 1 है अपूर्ण जांच। पुलिस ने साक्षियों के बयान नहीं लिए, किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, बैंक खाते डिजिटल साक्ष्य जब्त नहीं किए और 28 लाख की राशि जब्त नहीं की। दूसरा पेरा इसमें, हमारा दूसरा पेरा है आदतन अपराधी, जैसे कि उनके ऊपर 3 अपराध थे तो उसको भी हमने इसमें लिखा है कि आरोपीगण के विरुद्ध पहले से ही धोखाधड़ी के 3 अन्य समान एफआईआर दर्ज हैं। एक समान प्रकरण में आरोपी ने जमानत के लिए राशि लौटाई थी, जो उनके आदतन अपराधी होने को सिद्ध करता है। जब आपने 8,60,000 रुपये लौटा दिए तो आप 28 लाख क्यों नहीं लौटा सकते? बिल्कुल लौटा सकते हैं। लेकिन आपने क्यों नहीं लौटाई? क्यों? क्योंकि आप पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप पहले में तो आपकी एफआईआर दर्ज हो गई। एक उस अपराधी को जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके फर्स्ट एफआईआर में 8,60,000 की चीटिंग में कोर्ट में जब पेश किया गया था, तो एक न्यूज चैनल पे उसकी गिरफ्तारी और कोर्ट में पेश करने की न्यूज भी सर आई थी। और हमारे पक्षकार की जब रिपोर्ट लिखी गई थी तो थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जो पेपर में खबरें छपती हैं उसके तहत पेपर में भी खबर छपी गई थी। मतलब मामला इस स्तर तक आ गया था और बहुत तेज गति से आगे भी बढ़ रहा था, लेकिन सडनली उसमें स्टॉप लग गया। अब स्टॉप लगने का क्या कारण हो सकता है? ये जो भी हो सर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि तीसरा है अनदेखी। पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री कार्यालय, मानवाधिकार आयोग आदि को की गई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। चौथा है लागू धाराएं। पुलिस ने अनावश्यक रूप से कम धाराओं में एफआईआर दर्ज की, जबकि फोर्जरी में 467, 468 और जो है कि 406, 409, साइबर एक्ट, साइबर फ्रॉड और आईटी एक्ट की गंभीर धाराएं इस पे सीधी लागू होती हैं।
ये सब होने के बाद सर फिर अंत में जो निवेदन हुआ, अब अच्छा सर, ये जो मैंने प्रकरण के फैक्ट लिए हैं, आप आपके कंडीशन और घटनाओं के हिसाब से आप आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। माननीय न्यायालय से नियम लिखित प्रार्थना है, प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण होती है सर। नंबर एक है, खारिजी रिपोर्ट को अस्वीकृत, मतलब पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर या खारिजी रिपोर्ट 17/11/2025 को अपूर्ण, एक पक्षी और कानून विरुद्ध पाकर अस्वीकार मतलब रिजेक्ट किया जाए। दूसरी प्रार्थना हमने की इसमें, पुनः अन्वेषण, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत आगे मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया जाए। तीसरी प्रार्थना हमने की थी न्यायालय में, नए आरोपी जोड़ना, आरोपी संख्या 4 एनआरआई और काल्पनिक ट्रेवल कंपनी जो भी है, हमने 4 जो मुलजिम बनाए थे उसमें 3 पे दर्ज किया था, 2 पे नहीं किया था, तो हमने 2 की भी मांग की थी, को एफआईआर में आरोपी के रूप में जोड़ने, अरेंज एज एक्यूज्ड का आदेश दिया जाए। नंबर चौथा हमने प्रार्थना की थी इसमें, संपूर्ण साक्ष्य जब्त करने का निर्देश पुलिस को निर्देशित किया जाए कि वो सभी बैंक ट्रांजैक्शन, डिजिटल साक्ष्य, व्हाट्सएप, आईपी, आरटीजीएस, यूटीआर रिकॉर्ड और आरोपीगण से संबंधित सभी दस्तावेजों को जब्त कर 15 दिनों में अदालत में तर्कपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पांचवी सर हमारी प्रार्थना थी इसमें, न्यायालयीन संज्ञान, आवश्यक समझे जाने पर माननीय न्यायालय स्वयं भी धारा 210 बी एनएसएस 2023 के अंतर्गत संज्ञान लेकर समन जारी करने का उपक्रम करें। छठी प्रार्थना थी हमारी इसमें, राशि की वसूली, फ्रीजिंग, आवेदक की ठगी गई रकम की वसूली रिकवरी हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और आरोपी के खातों को फ्रीज मतलब अटैचमेंट या फ्रीजिंग करने का आदेश दिया जाए। नंबर सातवीं प्रार्थना थी हमारी इसमें, न्यायालयीन निगरानी में जांच, कोर्ट मॉनिटराइड इन्वेस्टिगेशन, जांच को न्यायालय की प्रत्यक्ष निगरानी में कराया जाए। आठवीं हमारी प्रार्थना थी इसमें, गंभीर धाराएं जोड़ना, जैसे कि पुलिस को धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक न्यास भंग और साइबर फ्रॉड की गंभीर धाराएं 467, 68, 71, 409 आईटी एक्ट जोड़ने का आदेश दिया जाए। ये न्यायालय में प्रार्थना की गई थी और अंत में दिनांक और आवेदक का नाम और हस्ताक्षर और वकील साहब का, जिनके द्वारा भी आप पेश करवाएंगे, और संलग्न दस्तावेजों में जो है कि जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो आपके केस के हिसाब से, जैसे कि इसमें एफआईआर नंबर जो भी पहले हो चुकी थी और जो दूसरी 2 एफआईआर थी, दूसरा बैंक का आरटीजीएस यूटीआर रिकॉर्ड, हमारे पक्षकार के पास 28 लाख का रिकॉर्ड था, वो सारा इसके साथ लगाया गया। धोखाधड़ी की राशि की व्हाट्सएप पर प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, वो भी हमारे पक्षकार ने उसके व्हाट्सएप पर उसकी फोटोकॉपी कर निकाल ली थी, उसकी भी पेश की गई, जिसमें उनके द्वारा खाता नंबर भेजना, चेक जो भेजा था चेक नंबर तक था उसमें सर, और प्राप्त करने की जो उनके द्वारा लिख के दिया गया था कि पूरे 27 लाख और 1 लाख और 28 लाख हमारे द्वारा प्राप्त हो गए, वो भी उनके द्वारा लिखा हुआ था। उनने उनके मोबाइल से हमारे पक्षकार के मोबाइल के व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया था, वो तक पेश कर दिया था, हमने कोर्ट में पेश किया हो। उसके बाद आरोपी द्वारा भेजे गए चेक की दस्तावेजों की फोटो और पूर्व में दर्ज समान 3 एफआईआर की प्रतियां और पुलिस सीएम ऑफिस, एनएचआरसी, एसपी को दी गई शिकायतें सभी इसके साथ लगाई गई थी। तो ये तो सर हमारा हो गया 193 की उपधारा 9 के तहत ड्राफ्टिंग का एक तरीका। दूसरा तरीका और देख लेते हैं सर, इसके हजारों तरीके हो सकते हैं, एक मैंने आपके लिए आइडियल ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की है। अच्छा ये और बता दूं सर मैं इसमें कि ये प्रकरण आज पेशी में लिए जाने का आवेदन भी इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने बना दिया है, क्योंकि हमने प्रकरण पेशी में लेने का आवेदन इसमें लगाया था, जो कि हमारी 175(3) बीएनएसएस 2023 का जो आवेदन था उसमें तारीख आगे लगी हुई थी, और उसी के बीच में पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा हमारे पक्षकार को क्लोजर रिपोर्ट दे दी गई थी खात्मा खारजा। तो इसलिए हमने प्रकरण पेशी में लेने का आवेदन लगाकर बीच में ये 2 आवेदन दिए थे, 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस 2023 और एक जो है कि एक प्रोटेस्ट याचिका अलग से पृथक खात्मा खर्चा स्पेशल रिपोर्ट निरस्त करने के लिए, दोनों प्रकरण आज पेशी में लेने का। तो आवेदन की ड्राफ्टिंग भी मैंने इसमें बना दी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद दूसरी 193 की उपधारा 9 की अगली ड्राफ्टिंग बताऊंगा। ऊपर पूरा न्यायालय का नाम, पक्षकार का नाम जैसे आप लिखते हैं, विषय में लिखा था माननीय न्यायालय में प्रकरण आज ही पेशी में लिए जाने हेतु अर्जेंट हेयरिंग आवेदन, तत्काल सुनवाई की आवश्यकता क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत होने के कारण। माननीय महोदय, नंबर 1 प्रकरण की स्थिति हमने इसमें लिखी थी कि आखिर क्यों आज पेशी में लिया जाए, सर जरूरी होता है माननीय न्यायालय को बताना ही, यह कि उपयुक्त शीर्षक प्रकरण दिनांक जो भी है काल्पनिक तिथि को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, तब से प्रकरण पुलिस रिपोर्ट धारा 156(3) जो पहले थी अब 175(3) हो गई बीएनएसएस के तहत निर्देश हेतु लंबित है। आज दिनांक जो भी तारीख हो तक 432 दिन, लगभग 1 वर्ष 2 माह हो चुके थे सर, व्यतीत हो चुके हैं, किंतु थाना जो भी हो आपका द्वारा पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई। तीसरा निवेदन हमने किया था इसमें, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध कार्रवाई तत्काल कारण,
या कि इसके विपरीत अभियुक्त गण को अनुचित लाभ पहुंचाने की मंशा से थाना जो भी है आपका द्वारा दिनांक एक दिन पहले ही काल्पनिक तिथि आप जो भी है को आवेदक को एक सूचना पत्र दिया गया। इस सूचना पत्र में उल्लेख किया गया कि पूर्व में दर्ज एफआईआर नंबर जगह छोड़ दिए मैंने 2024 एफआईआर की तारीख जगह छोड़ दिए में संज्ञेय अपराध का पाया जाना प्रकट नहीं हुआ, जिसके कारण प्रकट में खारिजी क्रमांक जो भी आपको मिलेगा वो इस कारण दिया गया, इस कारण इसको खारिज कर दिया गया। ये आपको लिखना है इसमें। तीसरा है पुलिस कार्रवाई की अपूर्णता, यह कि आवेदक द्वारा 28 लाख रुपए की गंभीर धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 496 दिन लगभग 1 वर्ष 4 माह, कहा 10 दिन में चट मंगनी पटवियां 8,60,000 में, और कहा 28 लाख में 1 साल और 4 माह। बड़ा घोर अन्याय हुआ हमारे पक्षकार के साथ साथ। के बाद भी पुलिस द्वारा ना तो किसी अभियुक्त गण की गिरफ्तारी की गई, नहीं बैंक खाता, डिजिटल साक्ष्य या अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए। इसके विपरीत अनुसंधान की प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही विधि विरुद्ध रूप से एफआईआर को खारिज किया गया है। ये सर हमने ये तथ्य प्रकरण आज सुनवाई में लिए जाने के आवेदन में भी लिखे थे, आप भी चाहें तो उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जज साहब को बताना तो पड़ेगा आखिर आप क्यों पहले सुनवाई में लेना चाहते हैं। उसके बाद खारिजी रिपोर्ट का विधिक मूल्य, थाना जो भी हो आप नाम लिख दें, जगह छोड़ दी, द्वारा प्रस्तुत खारिजी रिपोर्ट दिनांक जगह छोड़ दी पूर्णता विधि विरुद्ध एक पक्षी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। आवेदक को ना तो सुनवाई का अवसर दिया गया, ना ही अनुसंधान प्रक्रिया विधि अनुसार की गई, ऐसे में उक्त रिपोर्ट का कोई विधिक मूल्य नहीं है। और पांचवा है तत्काल सुनवाई की आवश्यकता, अर्जेंसी। कोर्ट में पेश हो रहा है सर जज साहब के समक्ष, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिनके जुरिडिक्शन में वो थाना आता है, जहां उनके द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी, उन्हीं जज साहब के समक्ष ये आपको पेश करना है। क्योंकि प्रकरण अभी भी पुलिस रिपोर्ट हेतु लंबित है। वो हमारा 175(3) बीएनएसएस 2023 का वो तो पुलिस रिपोर्ट हेतु लंबित है ही, लेकिन ये रिपोर्ट आ गई क्लोजर रिपोर्ट। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिससे अभियुक्त गण को अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है। न्याय हित में अत्यंत आवश्यक है कि प्रकरण को आज ही 2 डे बोर्ड में लिया जाए, ताकि खारिजी रिपोर्ट को तत्काल निरस्त किया जा सके, विधि सम्मत अनुसंधान फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया जा सके और न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। प्रार्थना भी हमने की थी इसमें, अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि उपयुक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को आज ही पेशी में लेकर सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने की कृपा करें, तथा थाना जो भी आपका द्वारा प्रस्तुत खारिजी रिपोर्ट दिनांक जो भी हो आपके लिखने को निरस्त कर विधि सम्मत अनुसंधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएं, और स्थान दिनांक आवेदक का नाम और आपके वकील साहब का नाम जिनके जरिए आप प्राप्त जो पेश करवाएंगे संलग्न दस्तावेज में जो आपके पास है आप लगा दें, खात्मा खारिजा रिपोर्ट जो आपको कॉपी दी गई उसकी। उसके बाद एक और ड्राफ्टिंग मैंने तैयार की सर, इसमें 193 के तहत ही इसमें है वही सर, कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ शब्दों का फेर है, कुछ लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत क्लोजर खारिजी रिपोर्ट को अस्वीकृत कर आगे की गहन जांच, जिसे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराने तथा अभियुक्त गण की संपत्ति बैंक खाता जब्त करने हेतु निवेदन। आपके केस में जो भी कंडीशन हो यदि, तो आप वो घटना वो परिस्थिति आप इसमें आपको लिखना है। ये एक बतौर उदाहरण लेके चला हूं सर मैं आपको चीटिंग का, नॉन कंजेबल ऑफेंस के बारे में। माननीय महोदय में सर वही लिखना है, इसमें हमने ऊपर ही लिख दिया था कि माननीय महोदय से निवेदन है कि पुलिस रिपोर्ट हेतु मामला लंबित है, और वही 432 दिन 1 वर्ष 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। पुलिस ने दिनांकों को खारिजी रिपोर्ट जो है संज्ञेय अपराध न होना पाए जाने का हवाला देकर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, उसको निरस्त किया जाए। ये सभी बातें सर हमने इसमें दूसरे आवेदन में भी लिखी हैं, और उसके बाद फिर तथ्य एवं कानूनी आधार इसमें दर्शाए गए हैं। इसमें जो बोल्ड लाइन की है लगभग लगभग सर ड्राफ्टिंग वही है, ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जैसे कि पैरा 1 में बता दूं, पुलिस द्वारा 28 लाख की धोखाधड़ी के गंभीर मामले में भी 496 दिन में भी निम्न अनिवार्य कार्रवाई नहीं की गई। कौन कौन सी? नंबर 1 गिरफ्तारी, दूसरी जब्ती, 106 और 107 बीएनएसएस के तहत सर जरूरी है। और उससे भी बढ़ के हमने इसमें एक हाईलाइट करके प्रार्थना लिखी है, मनी ट्रेल की अनदेखी, काल्पनिक बड़ी राशि जो भी आपके साथ हो, कि मनी ट्रेल जैसे कि काल्पनिक खाता जो भी है जिसमें भी 10 मिनट के भीतर ट्रांसफर ले गए, जांच नहीं की गई, कोई पूछताछ नहीं की गई, ये इस प्रकार का सर पेरा इसमें बढ़ा दिया गया है। और आपका मामले में जो हो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। छूटे हुए मुख्य अभियुक्त गण के बारे में भी इसमें लिखा गया है। ये सारी जानकारी सर इसमें दी गई है। और प्रार्थना भी बड़ी जबरदस्त इसमें हमने की है। वो प्रार्थना में मुख्य मुख्य पॉइंट बता देता हूँ। नंबर 1 है क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकृत। नंबर 2 आगे की जांच का आदेश, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 3 नए अभियुक्तों को जोड़ा जाए। चौथा संपत्ति की कुर्की फ्रीजिंग 28 लाख के लिए। पांचवा डिजिटल बैंक साक्ष्य जब्ती। छठा गंभीर धाराएं जोड़ना। और सातवां है कोर्ट निगरानी में जांच। और नवा है
8वां न्यायालयीन संज्ञान, ये सभी इसमें सर लिखा गया है और अंत में पूरा निवेदन आ जाएगा। और तो ये तो हमारी सर दोनों ड्राफ्टिंग हो गई हैं। तो आज के वीडियो में हमारा जो मुख्य टॉपिक था ड्राफ्टिंग से रिलेटेड था। तो 193 BNSS 2023 के तहत ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाएगी, इसमें क्या क्या कानूनी बातों का ध्यान रखा जाएगा और किस प्रकार से इसको जज साहब के समक्ष पेश किया जाएगा, इसकी पूरी मुकम्मल कानूनी जानकारी आज के वीडियो में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये मेरे पक्षकार के ओर से मेरे प्रकरण में भी मेरे द्वारा पेश की गई थी और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस जानकारी को शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इससे सीखने को और समझने को मिले। ये मेरा वीडियो किसी एक व्यक्ति के लिए ही नहीं है सर, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके साथ अपराध नहीं हुआ है, वो भी इससे जागरूक होकर बच सकता है और जिसके साथ यदि हो गया है तो वो भी इसके तहत सीख के कानून का रास्ता अपना कर कोर्ट में जज साहब के समक्ष न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन पेश कर सकता है। क्योंकि सभी व्यक्तियों को पूरा अधिकार दिया गया है, थाने अपने आप में स्वतंत्र हैं, उनको जो लगा उन्होंने पेश कर दी, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। उसके आगे की कार्रवाई जो हमारे पक्षकार के लिए मौजूद थी 175 3 BNSS 2023 की, वो हमारे द्वारा की गई। अब इसमें आगे बढ़ते हैं सर। इसमें इसी में सर ई बुक में नीचे ये जो है कि प्रोटेस्ट पिटीशन की पूरी ड्राफ्टिंग दी गई है सर। मैं आपको बता दूं, ये प्रोटेस्ट पिटीशन विरोध याचिका का आदर्श मसौदा पुलिस क्लोजर रिपोर्ट खात्मा खारजा को निरस्त करवाने हेतु, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, लेकिन इस ई बुक के अंदर भी उसकी जानकारी पूरी मौजूद है, पूरी ड्राफ्टिंग, उससे संबंधित लॉ, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले, या अध्याय 2 में आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ क्या है, ये पूरी डिटेल में बताया मैंने आपको सर। जो बोल के बताया वो सब कुछ आपको ई बुक PDF के अंदर रिटर्न में भी सर मिलेगा। जैसे कि यह अध्याय आपको उस कानूनी प्रक्रिया के बारे में समझाएगा जब पुलिस एक बार चार्जशीट मतलब अंतिम रिपोर्ट जमा करने के बाद भी अपनी जांच जारी रखती है। इसे आगे की जांच या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आगे की जांच का अर्थ क्या है? तो आगे की जांच मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का अर्थ यह है कि वह जांच जो पुलिस अधिकारी द्वारा पहली चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दिए जाने के बाद की जाती है। मतलब इसकी पूरी डिटेल सर इसमें बताई गई है। ये PDF से परिचित करा रहा हूँ सर मैं आपको। ये पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है सर। अध्याय 3 में BNSS 193 की धारा उपधारा 9 की 90 दिन की नई समय सीमा क्या है, उसके बारे में सर स्पेशल इसमें लिखा गया पूरी डिटेल। और अध्याय 4 में पूरक चार्जशीट, जिसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में लिखा गया है कि पूरक चार्जशीट एक अतिरिक्त रिपोर्ट है जिसे पुलिस मुख्य चार्जशीट दाखिल होने के बाद नए या अतिरिक्त साक्ष्य मिलने पर मजिस्ट्रेट को भेजती है। इसकी पूरी डिटेल सर इसमें लिखी हुई है आगे की। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा सर आता है अध्याय 5, न्यायालय की भूमिका और न्यायिक निगरानी। इसके बारे में भी पूरी इसमें डिटेल जानकारी सर मेरे द्वारा जहां तक हो सकता था कलेक्ट करके लिखी गई है आपको समझाने के लिए। और इसी के बाद फिर अध्याय आता है हमारा सर 6, लैंडमार्क जजमेंट और कानूनी मिसाल। विनय त्यागी बनाम इरशाद अली 2013, आगे की जांच पे सबसे बड़ा फैसला ये भी है। और इसी के बीच में मैंने आपको बताया था कि भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जज साहब को पूरा अधिकार है कि वो खात्मा खारजा रिपोर्ट निरस्त भी कर सकते हैं, आगे की जांच के भी आदेश दे सकते हैं, समन भी दे सकते हैं और क्लोजर रिपोर्ट निरस्त करने से पहले उसको सुना भी जाएगा। सभी इसमें सारी डिटेल जानकारियां सर इसमें लिखी हुई हैं। पूरी डिटेल स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूं सर। उसके बाद आता है हमारा अध्याय नंबर 7, संबंधित कानून और धाराएं, इसके बारे में पूरी जानकारी है। अध्याय 8 में आम आदमी के लिए सवाल और जवाब। और उसके बाद सर फिर आता है अध्याय 9 में प्रक्रियात्मक चुनौतियां और समाधान। पूरी डिटेल सर इसमें जहां तक मुझसे हो सकता था अध्याय 10 लिखी है मैंने इसमें। 10 में निष्कर्ष और त्वरित न्याय का भविष्य। और ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है सर। ये राम लाल नारंग वगैरह बनाम दिल्ली राज्य प्रशासन 10 जनवरी का। ये जो है कि शॉर्ट में सर बता देता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ये कि मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लिया जाने के बाद पुलिस को आगे की जांच करने के अधिकार पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैसा कि हमने पहले देखा था दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो स्पष्ट रूप से यह आवश्यक निहितार्थ द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस को आगे की जांच करने के अधिकार पर रोक लगाता हो। ऐसा कोई प्रावधान पहले भी नहीं था। ना तो धारा 173 और न ही धारा 190 हमें यह मानने के लिए प्रेरित करती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पुलिस की आगे की जांच करने की शक्ति समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं है, शक्ति जारी रहती है।
ये इसमें बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का सर ये फैसला है। और ये पहले हुआ था सर, जब बीएनएसएस 2023 लागू ही नहीं हुई थी। ये कब का है मैं बता दूं, 1979 का है। जब भी कानून में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया जा रहा है, ये लाल नारंग वगैरह बनाम दिल्ली राज्य शासन 10 जनवरी 1979 का सर फैसला है ये। और ये जो है कि इसमें पूरा बताया गया है। ये इसमें मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद इस फैसले का जो है कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है नीचे सरल शब्दों में। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का एक और फैसला है सर, विनय त्यागी बनाम इरशाद अली का, जो मैंने आपको बताया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसी के बाद फिर शुरुआत में जो है कि मुद्दे की बात से करके ये मैंने जो है कि इसमें अध्याय को दिया है। ये चार्जशीट के बाद जांच बीएनएसएस 193 की धारा 9, मतलब ये हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है। मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग से रिलेटेड आज का वीडियो है हमारा, लेकिन मैंने जानकारी सब कुछ दे दी है आपको इसमें। सारी 173 से लेके चालान पेश करना और खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश करना, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैंने दे दी हैं। 173 में एफआईआर आ गई, 173(4) में यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो थाना प्रभारी महोदय के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन, वहां से भी नहीं होती है तो 175(3) के तहत जज साहब के समक्ष में शपथ पत्र के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन देना, ये भी आपने दे दिया। और उसके बाद भी यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा आपकी एफआईआर लिखे जाने के बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट ही दे दी गई, तब आपको 193 की उपधारा 9 के तहत उस खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त करवाना और के निवेदन करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निवेदन करते हुए आवेदन देना। और साथ ही एक स्पेशल प्रोटेस्ट याचिका, स्पेशल खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त करने के संबंध में वो भी साथ में पेश करना है। सारी कानूनी जानकारी सिलसिलेवार मैंने आपको दे दी है। और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें ये सारी डिटेल जानकारी लिखी हुई है सर हमारी इसमें। 90 दिन में पूरा करने की कोई सामान्य समय सीमा धारा 193 में जो बताया गया है। और उसके बाद एक और जजमेंट है सर, ये जजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये वही है रामलाल नारंग वगैरह वाला सर, जो मैंने आपको अभी बताया था। और उसके बाद भगवत सिंह बनाम पुलिस आयुक्त 1985 का लैंडमार्क जजमेंट है सर। ये इसको भी मैंने इस पीडीएफ के अंदर सरल व्याख्या करके समझाया है कि जज साहब को पूरा अधिकार है उस खात्मा खारिजा रिपोर्ट को निरस्त भी कर सकते हैं और उसको फरियादी को सुना जाएगा क्लोज करने से पहला उसकी एफआईआर, और इसमें समन करने का भी अधिकार है। ये पूरा जजमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है सर। यदि आपका मामला इस प्रकार से रिलेटेड है तो आप इसका फायदा इसमें ले सकते हैं। ये इसी प्रकार से इसमें सर मैं आपको और आगे बता देता हूँ। ये पूरी डिटेल सर इसमें लिखी गई है। 193 कन्वेंशन के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, इसको पूरी धाराएं भी इसमें लिखी है, एक्सप्लेन भी सर मैंने कर दिया है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव हो ही नहीं पाता है सर। लेकिन मैंने रिटर्न में लिखा है और फिर जब भी समय मिलेगा तो इन पर मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसी प्रकार से ये पूरी डिटेल सर इसमें लिखी गई है। ये धारा 173 एफआईआर से रिलेटेड भी पूरी सरल व्याख्या इसमें आपको मिल जाएगी, जो मैंने की है। ये मुख्य टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये हमारे वीडियो का टाइटल है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्राफ्टिंग 193 की उपधारा 9 बीएनएसएस के तहत जेएमएफसी कोर्ट में विरोध याचिका कैसे लगाएं। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी जहां तक मुझसे बन सकता था, जहां तक मेरे नॉलेज में था, मैंने आपको दे दी है। आप कुछ समझदार हैं, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले आपके जो भी कानूनी विशेषज्ञ हैं, आपके वकील साहब हैं, आप उनसे ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हर केस की कंडीशंस और परिस्थिति अलग अलग होती हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ मात्र पीडीएफ है, मैंने पिछले सभी वीडियो में भी ये जानकारी दी है। इसका उपयोग एक शैक्षणिक जागृति के लिए बनाया गया है इसको, ताकि कुछ टिपिकल शब्द हैं उनकी सरल व्याख्या हो सके कानून के रूप में। लेकिन आप इसका उपयोग आप स्वयं कर सकते हैं। और इसमें मैंने डिस्क्लेमर भी सर प्रारंभ में ही लिख दी है कि और इसका प्रस्तावना में भी इसमें बता दिया है कि इसका उपयोग आप खुद पढ़ने समझने के लिए करें। और इसमें जो कानून बताए गए हैं उन कानूनों के लिए आप मुख्य बुक का इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है 193 की उपधारा 9। अब 193 की उपधारा 9 इस बुक में लिखी हुई है, लेकिन वो डेफिनेशन आपकी समझ में कभी कभी नहीं आती है, तो उसी को सरल तरीके से सरल उदाहरणों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के सपोर्ट के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो एक पीडीएफ है सर, इसको आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। यदि पेश कर दिया आपने तो वहां माना भी नहीं जाएगा, और एक तरीके से गलत भी है। आप पेश करेंगे तो जज साहब उसको नहीं मानेंगे। आपको पेश ये बुक ही करना है और जज साहब यही करेंगे कि आप ये बुक लेकर आए।
तो आपको फायदा क्या मिलेगा इससे? आपको फायदा ये मिलेगा कि ये बुक यदि आप पढ़ते तो आप इसमें ढूंढ ढूंढ के परेशान भी हो जाते, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते कि आपकी काम की चीज कहाँ लिखी है। तो उनमें से सभी काम की चीजों को निकाल कर मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए लिखा है, ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें सरल शब्दों में। ड्राफ्टिंग, अब ड्राफ्टिंग कैसे होगी सर, मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया। उसमें आप आपके केस के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर तौर पे मैंने आपको बताया। प्रोटेस्ट पिटिशन की जो ड्राफ्टिंग है वो भी इसके अंदर मैंने लिखी हुई है। उन धाराओं को जो इससे रिलेटेड है वो भी लिखा हुआ है। अब नहीं तो आप देखें तो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, और इसमें 39 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं, 531 धाराएं हैं। अब आप इसमें ढूंढते रहेंगे, आपको आपके काम की चीज कहाँ मिलेगी। तो उसमें से निकाल कर मैंने एक कोशिश की है आपको, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, कि यदि आपके सामने ऐसी समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए हैं इसी से रिलेटेड, उसमें से कुछ एक के नाम मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है, जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए। जब गवाह भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, तो क्या पुलिस रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है सर। मैंने आपको जीता जागता उदाहरण बताया हमारे पक्षकार का। सब कुछ मौजूद है, गवाह मौजूद है, सबूत मौजूद है, मुलजिम मौजूद है, तो क्लोजर रिपोर्ट को तो देने का सवाल ही नहीं उठता है। और उससे भी बढ़ के बात यह है कि उसी प्रकार का एक मामला जो 8,60,000 का, उसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं दी, आप उसमें भी दे देते अगर ऐसा ही था तो। 8,60,000 में भी आप क्लोजर रिपोर्ट दे देते, हमारे पक्षकार में भी क्लोजर रिपोर्ट दे देते, और एक और जो एफआईआर दर्ज की गई थी 2,37,500 की, उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट दे देते, तीनों में ही दे देते आप। तो समान न्याय तो माना जाता है कम से कम। क्या भाई, ठीक है, ये निष्पक्ष तरीके से जांच की गई है। अब 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट में आप पूरा चालान बनाकर पेश कर रहे हैं। 28 लाख रुपए की उसी प्रकार से वही मुलजिम। अच्छा, एक और बात है कि यदि इन तीनों रिपोर्टों में मुलजिम अगर अलग अलग होते तो फिर भी मान लिया जाता, मुलजिम वही लोग, तो मामला तो और मजबूत और गंभीर और संज्ञेय हो गया। लेकिन आप पहले में पेश कर रहे हैं, आप तीनों में ही जो बता देते कि ये सब असंज्ञेय प्रकृति के अपराध है और ये गंभीर प्रकृति के अपराधों में नहीं आता, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है। तो हमारे पक्षकार के मन में शांति तो रहती, ठंडक तो रहती कि सबके साथ एक जैसी स्थिति बनी है। अब आपने एक के साथ में तो जो है कि चालान पेश कर दिया, और दूसरे में एफआईआर दर्ज होने के बाद खात्मा खारिजा दे दिया, और तीसरे को ऐसे ही पटक रखा। तो वो तो बेहद ही उसके मन में जो है कि निराशा और बड़ी नाराजगी पैदा हुई। उसके तो पैसे डूबने की कगार पे पहुंच गए सर। वो तो बेचारा कहाँ जाएगा। अब वो एक आस तो उसकी यही थी कि जैसे पुलिस महोदय के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई, 8,60,000 में उसके पैसे प्राप्त हो गए, उसको पूरा विश्वास था कि उसको भी इसी तरीके से पैसे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन या तो गेम ही पलट गया, या तो मामला ही उल्टा हो गया, एक नई रूप निकल कर सामने आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहूँ सर मैं, अब आप खुद समझदार हैं इसमें। तो इसमें सर जो है कि 193 एक ये मैंने आपको बताया। दूसरा, पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें। सीआरपीसी 156(3), अब बीएनएसएस 175(3), आवेदन में शपथ पत्र और ड्राफ्ट सहित, इस टाइटल पर भी मैंने वीडियो बनाया जो चैनल पर अपलोडेड है। इसी प्रकार से एक और मैंने सर जो आपके लिए बनाया है कि क्लोजर रिपोर्ट को कैसे निरस्त करें। बीएनएसएस 193 की धारा 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोटेस्ट गाइड, इस पे भी सर मैंने एक वीडियो पहले बनाया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं सर मैंने आपको बताई थी, वो महत्वपूर्ण बातों में से कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जो है कि अब मैं आपको सर एक बार फिर ये बात बता दूं, क्योंकि जब आदमी के सामने डबल मार पड़ती है, डबल टिबल मार पड़ती है, तो उसका सर दिमाग की शांति खत्म हो जाती है और वो घोर अंधेरे और निराशा में चला जाता है। इसीलिए मैं बीच में खास तौर से इन हालातों पे ये मोटिवेशनल लाइन कहता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी कही है, जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हों और अन्याय का अंधेरा घना हो, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है और यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। आपको हौसला रखना पड़ेगा सर। यदि हमारा पक्षकार भी हौसला हार के बैठ जाए तो उसका तो सब कुछ ही खत्म हो गया। उसकी एक तो जमीन बेची, वो जमीन का पैसा उसकी मेहनत की कमाई वो ठग लूट के लिए गए, और उनको पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है कि ये कोई गंभीर अपराध नहीं है, ये साधारण प्रकृति का अपराध है, इसलिए हम इसकी जांच नहीं करेंगे, और खात्मा खारिजा आपने ले जाकर दे दी। अब आप खुद सोचें कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, 28 लाख रुपए का मामला है। अरे सर, तो 8,60,000 में आपने क्यों दे दी? उसमें पुलिस रिपोर्ट में आपने मतलब एफआईआर दर्ज करने के बाद चालान ही पेश कर दिया गिरफ्तार करके।
भाई तीनों में एक जैसा अगर हो जाता तो नो प्रॉब्लम थी। ठीक है सर, अब सबका अपना अपना नसीब और अपनी अपनी किस्मत है कि कभी किसके साथ कैसी स्थिति बन जाती है, किसके साथ कैसी बन जाती है। तो अदालत में हमारे द्वारा 175(3) की कार्रवाई लगाई गई, जो मैंने प्रैक्टिकल आपको ड्राफ्टिंग के साथ भी बता दी कि आपको भी सीखने और समझने के लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है। इसी प्रकार से एक और है सर, ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार, 12 नवंबर 2013 का है मामला। इसमें ये 2013 का है सर, बीएनएसएस 2023 जो है लागू होने से भी पहला का है। उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस लैंडमार्क जजमेंट में बताया गया है कि यदि संज्ञेय प्रकृति का कोई अपराध होता है तो उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। यदि उनके द्वारा ये नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के भी इसके बारे में बताया गया है। इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे पक्षकार के साथ ऐसा हो गया। अच्छा, एक बात और है सर कि यदि 8,60,000 रुपए चीटिंग की वो रिपोर्ट पहले वाली नहीं होती, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, और उसके बाद हमारे पक्षकार की खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी जाती, तो मामला इतना गंभीर नहीं होता। गंभीर तो रहता फिर भी, क्योंकि खात्मा खारिजा तो 2 कंडीशन में पेश की जाती है, यदि अपराध साबित नहीं होता या अपराधी का पता ना चले। हमारे केस में अपराध डॉक्यूमेंट्स से भी साबित है और अपराधी का पता ना लगने वाली कोई बात ही नहीं है। उनके सारे नाम, पते, रिकॉर्ड सब मौजूद है, कहाँ रहने वाले हैं। अब तीसरा कारण क्या, आप खुद समझ सकते हैं। अब लेकिन अब मैं आगे की स्थिति कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मामला ये है कि हमारे पास जो कानून का आधार और अधिकार हमें उपलब्ध होता है, हमें उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हम किसी पे भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी स्थिति, परिस्थिति और या जो भी हालात रहे होते हैं उस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कानून के तहत जज साहब के समक्ष ये बात जरूर कह सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने जो आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है, ये जो मैंने आपको बताया था क्लोजर रिपोर्ट का भी सर मैंने आपको बता दिया, और 173(3), 173(4), 175(3), 193, 193(9) पे भी मैंने आपको जानकारी दे दी। ललिता कुमारी वाले प्रकरण का भी सर मैंने आपको बता दिया। 531 धाराएं इसमें, 39 अध्याय हैं, 2 शेड्यूल हैं, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। सभी जानकारियां सर मैंने आपको दे दी हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको दे दी है। एक जीरो एफआईआर का और वीडियो बनाया सर मैंने कि जीरो एफआईआर क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है, बीएनएसएस 2023 धारा 173 की संपूर्ण जानकारी। ये 2023 के तहत मैंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी हैं, और इसको भी, इन सभी वीडियो की ई बुक पीडीएफ भी मेरे द्वारा लिखकर उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा उनके लिंक दे दी गई है। मेरे कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि सर ये ई बुक की लिंक कहाँ मिलेगी। तो सर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ MORE मोर लिखा दिखाई देता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा नीचे का पेज खुल जाएगा, वहां पर आपको ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, उसके आगे एक लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से भुगतान का ऑप्शन आ जाएगा। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। जैसे ही आप भुगतान करेंगे, ये आपकी ईमेल आईडी पे डाउनलोड के मैसेज के रूप में प्राप्त होगी। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ और समझ सकते हैं। आपको खरीदने से पहले ही मैंने मेरे पीडीएफ के अंदर क्या क्या लिखा हुआ उससे परिचित करा दिया, क्योंकि जब आप उस लिंक के जरिए खरीदी करने जाएंगे तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे डिस्क्रिप्शन मिलेगा उसका, ये अंदर की जानकारी नहीं मिलेगी। आप जब 199 रुपए का भुगतान कर देंगे उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। वही जानकारी मैंने पहले आपको इसलिए दी है क्योंकि आप पहले पढ़ लें, सुन लें, समझ लें, देख लें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको खरीदें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको नहीं खरीदें। उसको अंदर तक की जानकारी बताने का मकसद यही है कि आप पहले उसको देख लें, सुन ले, समझ ले। मेरे वीडियो के जरिए मैं सभी वीडियो में बता देता हूं, वरना मैं अंदर की जानकारी क्यों देता। मैं तो उसको गोपनीय रखता और बाकी आपसे कह देता कि आप वहां जाके खरीद लें, लेकिन इसलिए मेरे द्वारा बताया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आपको पूरा पता लग सके कि आखिर इसमें लिखा क्या है। और इतना सब जानने के बाद ये लगता है ये कि आपकी प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व कर सकती है तो आप इसको खरीदें, वरना आप इसको ना खरीदें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरा चैनल और मेरा पीडीएफ कभी किसी को केस के हारने जीतने का दावा नहीं करता है। ये एक सामान्य कानूनी जानकारियां हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हमारी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये अंत नहीं है, एक शुरुआत है। ये जो मैंने रास्ते बताए, इसके अलावा भी हजारों रास्ते और भी हो सकते हैं। और कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको 193 की उपधारा 9 के तहत फर्दर इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से ड्राफ्टिंग की जा सकती है
उस आवेदन की मुकम्मिल ड्राफ्टिंग के साथ कानूनी जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दे दी है। ये सारा ड्राफ्टिंग इसमें 193 की उपधारा 9 फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ड्राफ्टिंग भी इसमें सर आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर। उसके बाद जो क्लोजर रिपोर्ट होती है, खात्मा खारिजा रिपोर्ट, उस पर आपत्ति करने के संबंध में जो याचिका हम लगाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास महोदय के समक्ष, उसकी भी आवेदन की ड्राफ्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी। प्रकरण आज पेशी में लिए जाने के आवेदन की भी ड्राफ्टिंग आपको इसमें मिल जाएगी। धारा 173 3 सॉरी धारा 173 पूरी बीएनएसएस 2023 की सरल व्याख्या सरल उदाहरणों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ भी आपको इसमें मिल जाएगी। 193 की उपधारा 9 की पूरी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ पूरी डिटेल में आपको इसमें मिल जाएगी। और भी उसके अलावा 174 की उपधारा 4, 173 की उपधारा 4, 175, ये सभी बहुत कुछ सर डिटेल में जानकारी इसमें मौजूद है। वो सब कुछ मैं अभी नहीं बता सकता आपको इतनी आसानी के साथ, लेकिन सब कुछ मैंने वीडियो में आपको बता दिया है। वो बहुत कुछ सभी कुछ जानकारी आपको रिटर्न रूप में भी प्राप्त हो जाएगी। मेरे कई व्यूअर्स का मुझसे कहना था कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं उसके अंदर आप जो जानकारी देते हैं तो उसका पीडीएफ भी आप हमें दे दिया करिए। तो ये वही पीडीएफ है सर, मैंने आप लोगों के लिए मैं तैयार करता हूँ हर वीडियो से पहले, और उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूँ। तो उम्मीद है सर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।